मैं मोहम्मद अलहमदुल्ला। आज है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बनता है। तो चलते हैं वीडियो के। पीएम मोदी की जीत गुड है या बैड है? ऑब्वियसली गुड है। इसमें बैड वाला तो ऑप्शन बचता ही नहीं ना। बाज़ लोगों के लिए हो सकता है। चलो खैर फिर भी एनालिसिस चेक करते हैं। ये है हैरिस सुल्तान कौन है, उसकी वीडियो है। लोग सारे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो हारिस सुल्तान का वीडियो है। मोदी जी जीत गए लेकिन कांग्रेस खुश क्यों है? मोदी की जीत अच्छी या बुरी? चलिए भी देखते हैं कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो इंडियन इलेक्शन को देखते हैं, कैसे वो देख रहे हैं मोदी की जीत को। लेट्स सी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और इंडिया के इलेक्शंस जो होते हैं वो पता नहीं कितने महीने चलते रहते हैं, लोग बंदे भूल जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब कल बहुत बड़ा दिन था। सारे इलेक्शंस का पिनिकल का वक्त था। वोटों की गिनती होनी थी और गिनती हो गई और रिजल्ट्स आ गए और मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए तीसरी दफा। लेकिन बहुत सारे लोग इस पे खुश नहीं है, सरप्राइज्ड भी हैं। चलो पहले मैं आपको रिजल्ट्स बता दूं कि मोदी जी की जो अलायंस है उसमें 293 सीटें उनको मिली हैं। 270 चाहिए होती हैं, तो वो क्रॉस कर गए हैं अलायंस के साथ। पिछली दफा 352 सीटें थी, तो कम से कम तकरीबन 60 सीटें कम है। और जो कांग्रेस है, जो उनकी अलायंस है इंडिया, उसको उनको 232 सीटें मिली हैं, जिस क्वाइट गुड। यानी वो काफी अब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन के कांग्रेस उनके ऊपर नजर रखेगी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोग इस पे, मैंने देखा है बीजेपी को बड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये कंप्लेसेंट हो गए थे, ये समझ रहे थे कि बड़ी भारी भरकम चीजों से जीतेंगे और फिर ये जब खुद ही विदाउट अलायंस के जब आएंगे तो मोदी जी बहुत सारी जो चेंजेस हैं, पता नहीं यूसीसी कैसे आएगा। मेरा ख्याल से जो अलायंस है, आई डोंट थिंक कोई डिसएग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन एनीवे ही इज गोना हैव स्ट्रांग अपोजिशन। पहले तो मैं ओवरऑल आपको ये बात बताऊं, यूसीसी आई पर्सनली बिलीव के होना बड़ा जरूरी है। यही चीज हम वेस्ट में भी प्रोपेगेट करते हैं। हम कहते हैं कि वेस्ट में भी एक ही सिस्टम होना चाहिए, कोई पैरेलल सिस्टम नहीं होना चाहिए, इवन सिविल कोड में भी। बट पुटिंग दैट असाइड फॉर अ मोमेंट, जो एक चीज अच्छी है, जो इसमें अच्छी खबर है, चाहे अगर आप बीजेपी के भी सपोर्टर हैं, तो आपको ये चीज इस पर फख्र करना चाहिए कि भारतीयों ने, इंडियंस ने इस चीज का सबूत दे दिया कि वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी बन गए हैं। ये मुल्क किसी का भी, जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो किसी एक बंदे की इजारादारी नहीं होती। जो मुल्क होते हैं, डेमोक्रेसीज होती हैं, उस पर हर तरह के लोग होते हैं। और ये मैं बड़े अरसे से बात कहता चला हूं कि डेमोक्रेसी की जहां पे ट्रू अपोजिशन होती है, जहां पे फ्री स्पीच होती है, जहां पे सारी चीजें होती हैं जो प्री रिक्विजिट्स हैं डेमोक्रेसीज के होने का, वहां पे बस 50-50 काम होता। 55-45 हो जाए, ये इससे ज्यादा नहीं होता। मोस्टली 51-49, 52-48, बस इतना होता है। और वो हेल्दी डेमोक्रेसीज हुई है। जो इस पॉइंट से देखिए मैं भी अग्री करता हूं कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। और जो दर्शक मुझे रेगुलर देखते हैं वो मेरी बातों को जानते हैं कि मैं क्या बात कह रहा हूं। मैंने हमेशा कहा है कि वोट उसको दो जो आपके लिए काम करे। काम का मतलब है आपके घर के आगे से गुजरने वाली सड़क हमेशा चकाचक रहे, आपको 24 घंटे बिजली मिले, आपको गैस मिले, आपको सहूलियतें मिले, रोजगार मिले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर्स, आगे बढ़ने के मौके, बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो भी सरकार जो भी इसके लिए काम करता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे XYZ एनीवन, आप वोट उसको दो। लेकिन इस बार वोटिंग में बहुत जात पात देखा गया, तो जी राजपूत, तो यादव, तो मुसलमान। खैर रिलीजन का तो लफड़ा है ही, सारी चीजें ठीक है। लेकिन आफ्टर ऑल मैं कहता हूं कि रहना हमें ही है यहां पे। अगर मेरे घर के आगे की सड़क ठीक नहीं होगी तो प्रॉब्लम मुझे होनी, चाहे मैंने वोट किसी को भी दिया हो। मेरे घर में अगर 24 घंटे बिजली नहीं आ रही तो प्रॉब्लम मेरे को होनी है, चाहे मैंने किसी को भी वोट दिया हो। गैस नहीं मिलेगी मुझे तो मैं खाना बनाने में दिक्कत होगी, चाहे मैंने किसी को वोट दिया हो। तो ये सारी सहूलियतें सोचनी पड़ेंगी। गरीबों को घर किसने दिए, गरीबों को अपलिफ्ट कौन कर रहा है, और जो सरकार कर रही है वोट उसको देना है। लेकिन इस बार बहुत सारी चीजें गड़बड़ी हुई हैं। ठीक है, जो है लोग उनको उसका खामियाजा भी भुगतेंगे। आपको स्ट्रांग फैसले नहीं होते दिखेंगे, कई चीजें नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन तब भी मैं कहता हूं कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन, हमेशा मैं इस बात का सपोर्टर हूं। अगर सेंटर में कांग्रेस रहती है तो ऑपोजिशन तब भी स्ट्रांग होनी चाहिए, सेंटर में बीजेपी रहती है तब भी स्ट्रांग ऑपोजिशन होनी चाहिए। निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, यह बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी एक आदमी के पास इतनी पावर हो कि वो निरंकुश हो जाए। देखिए दिमाग है ना,
अब कई लोग कहेंगे कि नहीं आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, वैसे नहीं, आप ठंड दिया, आप बीजेपी वाले हैं, आप कांग्रेस वाले हैं, आप वाले हैं, आप कोई वाले भी, निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, ये बात समझिए। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, कई मायनों में ये बैलेंस थोड़ा खराब हो जाता है, कई मायनों में ये बैलेंस थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन देखिए बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जो सर्वसम्मति से फैसला हो कि हमें इस राह पे चलना है, तो उस राह पे डेमोक्रेसी ये है ना कि जिस चीज को सबसे ज्यादा वोट मिले उसके पास पावर है तय करने का कि हमें ये करना है कि नहीं? अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बताइएगा। बनाना रिपब्लिक्स होती हैं या जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज होते हैं या डिक्टेटरशिप्स जो होती हैं, जैसे पुतिन, जो इंडियंस को बहुत सारे लोगों को बड़ा पसंद भी है, 86% वोट पड़ गए उसे 86%। इससे पता चलता है कि उन मुल्कों में क्या डेमोक्रेसी की हालत है। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसके प्रोज एंड कॉन्स तो हैं ही, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा प्रो है। अब कौन ऑब्वियसली यही है कि जो मोदी जी जो चेंजेस लाना चाहते थे, व्हिच आई वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, और मेरा ख्याल से मैं ये समझता था कि एक टर्म मोदी जी को और मिल जाना तो बस थोड़ा सा काम ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो जरूर किक इन कर जाता है, और इवन इट हैज किक्ड इन टू अ लार्ज एक्सटेंट इन दीज इलेक्शंस एज वेल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, 5 साल का मैंडेट मिल गया है। और जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, आई होप ही डजंट डू द पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, आई रियली होप ही डजंट। ही शुड बी फेयर, एवरीवन शुड बी फेयर होना चाहिए, और जो एक डोमिनेंट कल्चर होता है उसको डोमिनेंट ही रहना चाहिए। जो अपीसमेंट है वो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। यही चीज हम वेस्ट में भी देख रहे हैं कि जब आप अपीसमेंट करते हैं कि एग्रेसिव ग्रो की, तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं निकलता। यूरोप में इस वक्त आग लगी हुई है, इंडिया बेचारा बड़े अरसे से 1000 साल से बर्दाश्त कर रहा है इन चीजों को, लेकिन उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही आगे चलना। तो उसका सोल्यूशन यही है कि पोलाइट बट फर्म, आपको ये चीज। मैं भी इस चीज के खिलाफ हूं। अपीजमेंट क्यों करनी है? रिलीजन को लेकर अपीजमेंट करनी है, आपको कास्ट को लेकर अपीजमेंट करनी है। अपीजमेंट से तुष्टीकरण बहुत खतरनाक चीज है, और नेताओं को यह बात समझनी चाहिए। आपको काम करना है ना, आप उन सबके लिए काम करो जो उसके लिए नीडी है, वो चाहे गरीब मुसलमान हो, चाहे गरीब हिंदू हो। इसमें ना जात पात देखी जानी चाहिए, ना इसमें रिलीजन देखा जाना चाहिए। गरीब ईसाई है, गरीब सिख है, सबके लिए काम हो, उनको मौके दिए जाए, उनको उनके लिए उनको अपलिफ्ट करने के लिए काम किया जाए, एजुकेशन पर मेहनत दी जाए, रोजगार करना चाहते हैं रोजगार के लिए सहूलियत दी जाए। लेकिन चूंकि वो मुसलमान है इसलिए मैं उसके लिए ऐसा करूंगा, ये तुष्टीकरण गलत है। आप मेरा पॉइंट समझिए। चाहे वो हिंदू है तो सिर्फ मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, ये गड़बड़ है। हाँ, इसका नुकसान है कि भाई इतनी सारी सरकारी योजनाएं आई, सारी योजनाओं का उन्होंने फायदा उठाया, वोट नहीं दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। मेरा यह मानना है, सारे लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन जो स्टेट की पॉलिसी होती है वो पूरे स्टेट के लोगों के लिए होती है। कई लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन अगर एक घर में 5 अलग अलग लोग रहते हैं और उनका मुखिया एक है, तो वो इस बात पर बंटवारा नहीं कर सकता कि इन 3 को खाना मिलेगा और इन 2 को नहीं मिलेगा, या इन 3 के लिए मैं घर में बिजली लगाऊंगा, इन 2 के लिए नहीं लगाऊंगा। आप मेरा पॉइंट समझिए। भले वो 2 उसके खिलाफ बात करते हैं। चीजें नेविगेट केयरफुली होके करनी पड़ती है। जो लीडर्स होते हैं उनको बड़ी केयरफुल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, लेकिन जो एक्शंस होते हैं वो फर्म लेने पड़ते हैं। हम यूरोप में देख रहे हैं, वेस्ट में देख रहे हैं, अब फर्म एक्शंस आने लगे हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा बिछ जाते हैं तो फिर आप देख लें अभी जर्मनी में क्या हुआ, हर 1-2 हफ्ते बाद इस तरह का वाकया आ जाता है, तो वो छुरियों से मार देता है किसी को। सारे एक ही ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं, अमन पसंद। तो मैं इसको ओवरऑल को इतना बुरा नहीं देख रहा। अब कल से हमारे जो ध्रुव राठी जी हैं वो बड़े खुशियां मना रहे हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं। मैंने पहली दफा देखा किसी को कि हारने पे इतना खुश है, पर आई थिंक द पॉइंट दे ट्राइंग टू मेक इज के हमने वो वाली मेजॉरिटी इनको नहीं लेने दी जो ये समझे हुए थे कि इनकी जेब में आ गई है। पीपल वर थिंकिंग के 360-370 सीट्स निकाल जाएगी बीजेपी, और सिंपल मेजॉरिटी उनको खुद ही मिल जाएगी विदाउट अलायंस। तो ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने एक ट्वीट की ध्रुव राठी ने कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आई डोंट नो, बट आई थिंक ही इज प्रोबेबली द ओनली पर्सन। इसलिए मैंने पहले भी ये बात बताई कि
मैं ध्रुव राठी की फिलोसफी से फुली एग्री तो नहीं करता, लेकिन आई थिंक पीपल लाइक ध्रुव राठी दे आर इंपॉर्टेंट इन एवरी सोसाइटी, जो अपनी जो स्टेटस को है उसको चैलेंज करते रहते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में ध्रुव राठी ना हो, अगेन डोंट इस बात पे जज मत करें कि वो झूठा है, फ्रॉडिया है, कांग्रेस से पैसे लेता है, ये है वो है, डोंट गो इनटू दैट, जस्ट लुक एट दिस थिंग कि एक ऐसी आवाज हर मुल्क में होनी चाहिए जो अपने स्टेटस को चैलेंज करती है। यस, यू हैव लेजिटिमेट कंसर्न्स, आप ये कह सकते हैं कि भाई आप उधर क्यों नहीं बोलते। मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान में लेट्स से 10% हिंदू होते और थोड़े से शरारती होते, वैसे नहीं है, तो मैं तब भी हिंदुओं के अपने पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के खिलाफ उस तरह ना बोलता, क्योंकि अगर वो ओवरऑल उनका सोसाइटी के ऊपर उस तरह का होल्ड नहीं है जैसा डोमिनेंट कल्चर का है इन फॉर एग्जांपल मुसलमानों का पाकिस्तान में, तो जो निचला जो बेचारा थोड़ा सा सेकंड पे जो तबका है उसके ऊपर अटैक करना इतना बनता नहीं है। आई थिंक देयर शुड बी सम बैलेंस, और ध्रुव राठी वो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रखते। ध्रुव राठी एक साइड इवल है, दूसरी साइड बिल्कुल ठीक है, पर आई थिंक दिस इज हाउ सोसाइटी इज वर्क, क्योंकि दूसरी साइड के भी लोग हैं, फिर जो बीजेपी की साइड के लोग हैं या प्रो बीजेपी लोग हैं जो कहते हैं डंडा तुन के रखो, तो इसी तरह सोसाइटीज आगे चलती है। लेकिन ये चीज की मुझे खुशी है कि आपकी डेमोक्रेसी जो है ना उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठ सकती। जितने लोगों ने ड्रामेबाजी की, ओह जी इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, फैशिज्म आ गया, ये उनके मुंह पे भी तमाचा है, बिकॉज जैसा भी था, जैसा भी मीडिया था, जो भी था, क्लीन स्वीप नहीं किया बीजेपी ने, और यही निशानी, ये एविडेंस है इस बात का कि आपके मुल्क के अंदर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। जो असल पावर है वो अवाम के या जनता के हाथों में और उनके वोट में है। चाहे जो मर्जी पंडित समझ रहे हो, जो मर्जी एक्सपर्ट समझ रहे हो जी बीजेपी ये कर देगी वो कर देगी, नहीं हुआ, क्योंकि आपके मुल्क में सही डेमोक्रेसी है। मैं फिर एग्जांपल दूंगा, पुतिन 86% वोट जो उसके ऑपोजिशन खिड़कियों से गिर जाते थे, या कुछ चाय पीते थे तो लुढ़क जाते थे, या जेल में मारे जाते थे अलेक्सी नवाल्नी टाइप के, वो है फैशिस्ट कंट्रीज, उनको डेमोक्रेसी नहीं बोला जाता, आपके मुल्क को डेमोक्रेसी बोला जाता है। और पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारे मुल्क में जो हमारे पिंडी में बैठे हुए लोग होते हैं वो फैसला करते हैं कि अगले इलेक्शंस कौन जीतेंगे। आपके मुल्क में ऐसा तो नहीं है, बिकॉज दिस इज एविडेंस कि इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी आज से नहीं पहले से बनी हुई। और हमारे जहन में भी थोड़े बहुत शक आ रहे थे कि यार पता नहीं है, कई लोग, अब जाहिर बात आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो कुछ लोगों की जब क्रिटिक्स जो होते हैं उनकी ओपिनियंस को जब हम सुनते हैं ना, जब ये जो एंटी मोदी जी जो लोग थे वो यही कहते थे, वो जी फैशिज्म आ गया जी, ये डेमोक्रेसी रिवर्स गियर में जा रही है। पाकिस्तान के भी बड़े एक्सपर्ट्स बने हुए हैं जो कहते हैं जी इंडिया देखे जी पाकिस्तान की तरफ बनता जा रहा है, मोदी जी जियाउल हक है, कहां गया अभी जियाउल हक? मोदी जी बेचारे, कोई उन्होंने क्लीन स्वीप नहीं किया, कोई उन्होंने वहां पे दो नंबरियां या फैशिज्म नहीं की, तो ये ड्रामेबाजी थी। दिस इज द बेस्ट न्यूज आउट ऑफ दीज इलेक्शंस। मुझे नहीं पता कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, क्या इसकी इंप्लीकेशन यूसीसी पे क्या होंगी। आई होप कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट इज गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए अच्छा है, चाहे प्रोग्रेस आपकी थोड़ी स्लो हो जाए, लेकिन स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन द रिवर्स गियर। तो ये रिवर्स गियर नहीं लगा, एक साइड पे ट्रैफिक नहीं जा रही स्पीड से, थोड़ा पॉज आया है और 5 साल आपको मिल गए हैं, और मुझे लगता है कि इनकम्बेंसी फैक्टर किक इन करेगा, कांग्रेस की भी बारी आएगी इवेंचुअली, बट आई होप के दे लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम दिस, के यू नीड, योर जॉब इज नॉट टू बी एंटी व्हाटएवर द अदर पार्टी इज डूइंग और द डोमिनेंट पार्टी इज डूइंग, यू शुड फाइंड द कॉमन ग्राउंड। आपको वो चीजें देखनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर अपने फैसले करने चाहिए। ये नहीं कि मोदी जी का जी एक व्यू बना हुआ है लोगों की नजर में कि जी मोदी जी एंटी मुस्लिम है, तो जरूरी नहीं कि फिर आप जो मुसलमानों की जायज बातें भी हैं वो भी मानने लग गए। यूसीसी से जो लिबरेट होंगी वो मुसलमान औरतें हों यूसीसी से, फिर बाद में, और अगर इंडिया की स्टेट ये फैसला लेती है कि तमाम इंसान बराबर हैं, सिविल कोड में भी और क्रिमिनल कोड में भी, और जब एक जबान में कहा जाएगा कि सारे लोग बराबर हैं, तो इससे बहुत सारे लोग जो माइनॉरिटी विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी है वो लोग उठेंगे, सिर्फ औरतें ही नहीं उठेंगी, जो उनकी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, जो उनकी अपोस्टेट कम्युनिटी है, ये सारे लोग इकट्ठे उठेंगे। तो कांग्रेस को इस चीज को भी देखना चाहिए, बजाय इसके कि बस देखें कि हमारा वोट बैंक वो है तो हमने उधर से सारा वोट हमने लेना। दिस इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। बट एनीवे, आई थॉट के मैं इसके ऊपर हल्का सा अपनी क्विक ओपिनियन दे दूं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आप लोग जो समझते हैं कमेंट्स में बताएं कि क्या मैंने बातें की हैं इसके अंदर कोई गलती है या कोई पॉइंट मिस हो गया, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें। तक के लिए इतना, अगली वीडियो था साइंस। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। बहुत सारे पॉइंट्स से मैं अग्री करता हूं। देखिए, आफ्टर ऑल रिजल्ट जो भी रहा, डेमोक्रेसी पावरफुली उभरी, पूरी दुनिया में दिखी, ईवीएम का जो रोना मचा रहता था उस पर भी लगाम लग गया, बाकी सारी चीजें। फिर ये चीज आ जाएगी जब अपने हक में बात नहीं होगी तो फिर ये रोना शुरू कर देंगे, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। कुल जमा बात यह है कि 5 साल के लिए एनडीए के पास ताकत फिर आ गई है। वो 5 साल एनडीए की गवर्नमेंट ही बनी रहनी है भारत के ऊपर। अब डिपेंड करता है कि भारत
यहां से अब क्या करेगा। और यह बात भी सही कि अगर बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिल गई होती तो कई सारे ऐसे फैसले हैं जो वो अपने दम पर कर सकती है या कर सकती थी, अब उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब उसमें जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं, अब उसमें वो अपना फायदा देखेंगी, एजेंडा देखेंगी, अपनी चीजें देखेंगी, उस हिसाब से वो हाँ या ना करेंगी। तो ये मुश्किल होगी। अगर फुल मेजोरिटी बीजेपी के पास होती तो जो सामने वाली एनडीए की दूसरी पार्टियां हैं वो जानती थी कि चलो हमारा अगर हम अपोज भी करते हैं तो क्या होगा, इनके पास तो मेजोरिटी है, वो काम हो जाएगा। लेकिन अब वो जानती है कि उनकी ताकत क्या है, वो ब्लैकमेल कर सकती है। ठीक है, चलिए, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स और याद से नहीं हो रहा, हमेशा से ऐसा होता रहा। जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, गठबंधन गवर्नमेंट्स होती हैं तो प्रॉब्लम होती है और ये सबको पता है। मुद्दा असल ये है कि मोदी जी फिर से पीएम बन गए और इस टर्म में बहुत कुछ होने वाला है। पूरे देश के लिए, हमारे देश के लिए 5 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज सोरस से लेकर और पता नहीं कौन कौन से ताकतें जो थी वो भारत के खिलाफ लगी हुई हैं। जिस गति से भारत बढ़ रहा है, जिस गति से भारत डेवलप कर रहा है, वो डेवलपमेंट वेस्ट को और बाकी देशों को चुभ रही है। क्योंकि अगर भारत डेवलप हो रहा है, भारत एक्सपोर्ट में बढ़ रहा है, भारत का इंफ्रा बढ़ रहा है, तो वो भारत कंपटीटर बन जाएगा अमेरिका का, ब्रिटेन का, इन लोगों का। जैसे चाइना कंपटीटर बना। कैसा चाइना उनके लिए थ्रेट बना हुआ है, उनको लगता है कि चाइना खतरे में है। खतरे में इन द सेंस कि मतलब वो हमारे लिए खतरा है, इसलिए वहां पर खतरा बढ़ा दो। कल को ये भारत के साथ होना शुरू हो गया, क्योंकि भारत की रफ्तार उन्होंने देख ली, भारत के युवाओं की ताकत देख ली, भारत की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देख ली। और किसी वीडियो में मैंने कहा भी था कि अमेरिका जैसा देश कभी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके बराबर कोई बंदा आके खड़ा हो जाए, क्योंकि उसकी चौधराहट खत्म होगी ना। आप इस पॉइंट को समझिए, अगर उसके सामने कोई उतना ही पावरफुल बंदा आने लगेगा, चौधराहट खत्म होगी। अभी चलिए पुतिन है, चाइना है, अब तीसरा भारत भी आ जाएगा। और कल को मैं ये बात कहता हूं कि रशिया, चाइना और इंडिया एक हो जाए। ब्रिक्स में देखिए खेल चल रहा है, ब्रिक्स में डी-डॉलराइजेशन और बहुत सारी चीजें चल रही है। कई लोगों को लगता है कि जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल ऐसी है, चाइना और भारत की लगी हुई है। ये सब चलता रहता है, गोल बड़ा है। अगर अंदर अंदर भारत, रशिया और चाइना एक हो जाते हैं, जैसा कि ब्रिक्स में है, आप समझ रहे हैं ब्रिक्स के पास अभी कितनी पावर है, कितनी वेल्थ है और कितनी मैन पावर है। याद रखिए, जिस दिन भारत, चाइना और रशिया एक हो गए, पूरी दुनिया पर इनका राज होगा। इसीलिए वो लोग फूट भी डलवाते रहते हैं, पंगे भी करवाते रहते हैं। चाइना भी ये बात समझता है, भारत भी ये बात समझता है, रशिया भी बात समझता है, लेकिन चूंकि सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती ना, उन भाई विरोधी हैं, वो भी ताकतवर है, तो उनके हाथ में भी चीजें होती हैं। तो ये शह और बात का खेल चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। आप देखिए, डी-डॉलराइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें भारत भी शामिल है। अमेरिका को ये बात पता है। हम अमेरिका की बात नहीं सुनते, हम रशिया से तेल खरीदते हैं। रशिया को भी बात पता है, अमेरिका को बात पता है। तो जो अमेरिकन है और यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये जिनको हम वेस्ट कहते हैं, वैसे ये कभी नहीं चाहेंगी कि भारत जैसा देश हमारे बराबर आके खड़ा हो जाए, हमारी डिपेंडेंसी उस पर होने लगे। लेकिन भारत ये कर रहा है। आप चाइना को लाख कर्ब कर लेंगे, चाइना पर लाख सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन चाइना है, अभी चल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम पे उसको प्रॉब्लम आएंगी, आ रही है प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन वो भी लड़ रहा है। तो ये राजनीति, पॉलिटिक्स चलती रहेगी। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। हैरिस ने भी वही मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक की बातें की, लोकसभा में भी इस चीज़ को मांगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब जो गवर्नमेंट पीएम मोदी साहब की बनने जा रही है वो एक लूली लकड़ी कह रहे हो, अपाहज मैं कहूँगा, लफ्ज़ ये सही नहीं है, लेकिन सच ये है कि जो पहले पीएम मोदी, ये चीज़ एक्सेप्ट लोग सर भी कर रहे हैं, वो हैरिस ने भी किया, कि अब जो फैसले जो पीएम मोदी पहले कर सकते थे या करने चाहिए थे, क्योंकि उनके पास पावर थी या उनको होनी चाहिए थी, मेजॉरिटी है, 270 प्लस उनकी अपनी सीट्स होती, तो
वो जो फैसले कर सकते थे अब वो नहीं कर सकते। बल्कि हमने तो यानी कि भाई जो पहले उनकी हुकूमत थी उसमें वो फैसले करने में खुद मुख्तार थे, लेकिन अब जो है ना भाई जितनी भी पार्टीज होंगी उनको साथ लेकर चलेंगे, उनके 100 मसले मसाइल होंगे, 100 इश्यूज होंगे, तो उनको भी वो हल यार इश्यूज क्या आपने देखी वीडियो वो अंकित सर की, भाई उसके अंदर 1 मिनट असलम भाई, अगर वो उनको साथ मिलाएंगे तो वो मांगेंगे, कोई कहेगा कि मुझे फलानी जगह पे मांगेंगे, क्या मांग रहे हैं, तो वही ना वो आला तो भाई उनका हक ऊंचे ऊंचे बनता ओहदे है। हैं वो मांगेंगे, भाई वो जीत कर आए फिर हैं। मांगेंगे, मांग रहे हैं। तो भाई उन्होंने मांगना है। अब देखें, हमने कल के परसों एक वीडियो की थी, कल की थी अंकित सर की, अंकित सर की थी, उसमें उन्होंने सारी डिटेल के साथ हमें बताया कौन सी पार्टी कौन सौदा मांग रही है। लेकिन जो बीजेपी के साथ अलायंस बनाकर 293 सीट्स बनी है ना, तो वो अब डिमांड्स भी कर रही है कि भैया हमें ये वाली दे दो सीट, दूसरा कह रहा है हमें चेयरमैनशिप की दे दो, वो जो स्पीकर कह रहा है, स्पीकर कह रहा है, कोई कह रहा है जो फॉरेन मिनिस्ट्री की है उसका जो कंट्रोल है वो हमें दे दो, कोई कह रहा है कि जो ये पूरी फोर्सेस होती हैं इंडियन फोर्सेस के अंदर वो सारा हमें कंट्रोल दे दो, कोई कहता है वो फाइनेंस की मतलब कि हमें सीट दे दो। मतलब सारी इंपॉर्टेंट सीट अगर वो ले जाएगी तो फिर बीजेपी क्या फिर करेगी, सोचने वाली बात। तो ये ब्लैक मेल भी करेंगे, ये भी ध्यान में रखना, ये पार्टीज ये जो सीट फिर लेंगे ये ब्लैक मेल भी करेंगे। खान को करते रहे, खान कहता था कि मैं तो रात को नींद की गोलियां खा कर सोता था तब मुझे नींद आती थी, क्योंकि इतना हर रोज भी कहते 15-15 20-20 MNA से आते थे और कहते थे हमें वो ग्रांट दो, हमें वो ग्रांट दो। बात क्या, उनको पता है कि इनके बगैर हमारे बगैर इनका गुजारा नहीं होगा। भाई आपको पता होना चाहिए कि जो यहूदी एजेंट इमरान खान को कहा था डीजल ने, फजल रहमान ने, वो पता क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था कि वो वजारत मांगता था, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि आप जीते बगैर वजारत मांग रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, पिछली हुकूमतों ने आपको वजारतें दी, आप जीत कर आएँ तो फिर मैं आपको कोई जो है फिर ओहदा दूंगा। इस वजह से उसके PM इमरान खान के खिलाफ। अच्छा PM मोदी साहब इंडिया के लिए अच्छा साबित होंगे या बुरा, ये बुरे वाला मैं पहले वीडियो के शुरू में भी कह चुका हूँ, ये तो कंसेप्ट ही नहीं लगना चाहिए। कितना अच्छा वो साबित हुए ये हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया ने देखा है कि PM मोदी साहब के टेन्योर के अंदर जो टेन्योर में गुजरे 10 साल के अंदर इंडिया मतलब 12वीं या 13वीं आई थिंक इकॉनमी थी, वहाँ से उठकर चौथी तीसरी और 5वीं इकॉनमी बना, और रिसेंटली 2027 तक ये दुनिया की तीसरी इकॉनमी भी बनने जा रहा है। तो ये बातें करना या इसके अंदर एक्सेप्शन लगाना कि पता नहीं अच्छा हो साबित होंगे कि नहीं साबित होंगे, तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात होगी। और जो ये करता भी होगा, ये पूछता भी होगा, इस पर क्या सही भी करता होगा, मैं कहता वो भी एक किस्म का जाली होगा। हमने खुद देखा है बातें, वो जो आँखों से देखें, स्टैटिक्स चेक करें, उनकी तरक्की के जो रेशियो चेक करें, इस वक्त इंडिया के GDP चेक करें, उसके बाद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी चेक करें, उसके बाद इंडिया के इमेज चेक करें, उसके बाद जो PM मोदी साहब की पॉपुलर रैंकिंग है वो चेक करें। सारी बातों से फिर फैसला करना कोई मुश्किल नहीं है कि कितना बेहतर वो साबित हुए हैं अपने हिंदुस्तान के लिए, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ बातें फजूल ही हैं, कीचड़ उछालने वाली बात ही है या हवा में शापर फेंकने वाली बात ही है कि वो बुरे साबित हो गए। वो तो उनके करैक्टर पर भी बात होगी, फिर वो कोई जेलसी होगा, जेलसी फील करता होगा जो PM मोदी साहब को ये कहा कि भाई ये तो इंडिया के लिए सही साबित हुई। ध्रुव राठी की बात आई, भाई मैं मानता हूँ ध्रुव राठी हो या कांग्रेस हो, वो 100 में से ना 50-60% कामयाब हुए हैं। आप उनको जो मर्जी कहें, बुरा कहें अच्छा कहें, उन्होंने बहुत टारगेट किया सोशल मीडिया के लिहाज से। ध्रुव राठी की वीडियो जो 34 मिलियन 35 मिलियन 30 मिलियन 25 मिलियन 20 मिलियन कर रही हैं, जो PM मोदी का अगेंस्ट थी, मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत ज़्यादा असर डाला। बिल्कुल ज़्यादा नहीं ना तो 8-10 लाख जो ना वोटर्स, उनको इम्पैक्ट ज़रूर किया ध्रुव राठी ने। ज्यादा होगा ये तो बहुत, मैं मोहतात बोल रहा हूँ, 8-10 लाख वोटर्स को हिट किया होगा ध्रुव राठी ने। अल्लाह का बंदा, उसकी करोड़ों में उसकी व्यूवरशिप है, तो उसमें से कुछ लोगों ने तो सोचा ही होगा। अब मैं भी सोचने में मजबूर हो जाता हूँ जब मैं सबूत के लिहाज से बात देखता हूँ, यार अच्छा ये मैं तो ऐसा सोच रहा था, निकला ऐसा है। तो ऑटोमेटिकली जब जिस तरह की चीज़ें आप देखते हैं
वो और follow ये करें। बात भी है कि उसको पूरे इंडिया में किसी ने तरीके से काउंटर नहीं किया। नहीं, अलवेश यादव ने कोई काफी वो हद काउंटर तक किया किया। है, अलवेश यादव का आते हैं, काउंटर बड़ा तकड़ा था। गाली इसको निकालते, गाली उसके नहीं, अलवेश यादव ने कोई उसके नहीं, कैरेक्टर पे उसकी- बात नहीं की, ना से वो गाली उसको निकाली है, उसने एक एक उसकी बात भाई का आपको फिर पता नहीं है, Authentic जवाब उसकी दिया। पहली वीडियो उठाकर देखो अलवेश यादव की जो यार जो मैंने देखी बड़ा है, पता है। मुझे ये नहीं पता, पहले का पता नहीं है। जो मैंने वीडियो उनकी देखी अलवेश यादव की, ध्रुव राठी की काउंटर उसने किया, उसमें उसने बड़ा ऑथेंटिक काउंटर किया। और मैं ये देख रहा था, सोच रहा था कि कोई बंदा उनको टक्कर दे, उसने दी है। और देख रहा 13 मिलियन सब व्यूज भी थे उसकी, 14 मिलियन तो भाई कर ध्रुव राठी की वजह से वो आए हैं, उसके नहीं आए। उसके पहले उसके वोट देख लो, अपना व्यूज देख लो कितने आते हैं। फिर भी 5-4 मिलियन उसका व्यूज चलते भाई रहे। 13 मिलियन कहाँ पर है, और 4-5 बता रहे हो वो कितने हैं, कहाँ पर है? आध का फैज मतलब क्या है? मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता डबल हो हूँ गए उसके व्यूज। कि ध्रुव राठी ने काफी हद तक इंडियन वोटर्स को असरअंदाज किया। ये बात सही है, ये कोई काफी हद माने, तक बात सही है। ये कोई माने या ना माने, ये लाजूली बात करेक्ट है कि ध्रुव राठी ने बहुत इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि उस सिनेरियो के अंदर उसकी बार बार वीडियोस चलती है, और वो वीडियो चली भी बहुत ज़्यादा, व्यूज़ भी उसमें बहुत ज़्यादा। और यही खूबसूरती है इंडिया की, हिंदुस्तान की। इस पर हमें उनको कंग्रेचुलेशन भी देनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत अमन के साथ इलेक्शन में कोई धांधली, कोई केस, कोई इशू नहीं बना। ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ना हो पहले हमारा तो बिल्कुल उल्ट होता है ना भाई उसका। छोड़ें, मट्टी डालें इसको। हमारे मिलते हैं वीडियो में, नेटवर्क साथ।